हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सिंप्लीफाइड साइंस बाय आकाश में। तो देखो, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो चैप्टर मतलब ऐसे बोलते तो है बच्चे कि हमें काफी ज्यादा डिफिकल्ट जाता है सर, उस पे क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चंस आ गए सीरीज पे तो क्या लिखना है, अगर पैरेलल पे क्वेश्चंस आ गए, सर्किट के क्वेश्चंस आ गए, अगर रेजिस्टिविटी पर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इन सारी बातों का ही सॉल्यूशन आज हम लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बात करने वाले भाई। तो चलो, पहले हम क्या करते हैं ना, उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो जो टॉपिक्स है उनको एक शॉर्ट रिव्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद में हम बाकी आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इट इज द चार्ज। ओके, तो चार्ज जो होते हैं ना, वो चार्जेस दो तरीके के होते हैं। अभी कौन कौन से चार्जेस होते हैं? तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ओके, तो देखो, पॉजिटिव और निगेटिव क्या है? तो पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव में कुछ ज्यादा निगेटिव नहीं है कि ये ज्यादा भारी है और ये दूसरा, तो कुछ नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव ये सिर्फ दो चार्जेस के नाम है। ओके, जस्ट उनमें प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ढूंढे थे उनको। ओके, तो चलो, अभी अगर आप किसी भी चार्ज की बात करते हो, वैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें या फिर प्रोटॉन की बात करें, तो उन दोनों पर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 1.6 into 10 raised to -19 कूलोम। कूलोम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, वही सेम होता है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर, दैट इज 1.6 into 10 raised to -19 कूलोम। तो आप बोलोगे सर अभी इसमें फर्क क्या है? तो भाई इसमें नेचर का फर्क है। जैसे काला गोरा, साउथ और नॉर्थ होता है ना, फर्क है, दोनों भी डायरेक्शन है लेकिन फर्क है। वैसे ही एक दोनों से विपरीत होते हैं नेचर में, इसलिए इनको कहा जाता है कि इनके नेचर्स अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो ओवरऑल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम फिजिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा पूछा जा सकता है। अभी ये जो चार्ज होते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। अभी चार्ज एडिटिव नेचर का है मतलब क्या? तो समझ लो, ये एक कोई एक बॉडी है, इसके यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, यहाँ पर कोई वाई अमाउंट ऑफ चार्ज है, यहाँ पर कोई एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है। ओके, तो ओवरऑल बॉडी पर अगर हम चार्ज को फाइंड आउट करने की बात करें तो इन तीनों चार्जेस, मतलब ये जो अलग अलग क्वेश्चन पे सेपरेटेड जो चार्जेस है, इनका जो एडिशन रहेगा वही रहेगा इस बॉडी पर होने वाला टोटल चार्ज। अभी दूसरा जो इसकी मतलब इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। अभी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी मतलब क्या? तो एक सुटेबल मात्रा में ही प्रेजेंट होने वाली क्वांटिटी, मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होने वाला है वो एक सुटेबल क्वांटिटी में ही रहने वाला है या फिर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही रहने वाला होता है। मतलब कैसा? तो देखो, जैसे आप पेन लेने जाते हो, बराबर, दुकान पर अगर आप पेन लेने गए हो तो आप क्या बोलते हो? एक पेन दो, दो पेन दो, तीन पेन दो, बराबर। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे 1.5 पेन दो या 1.25 पेन दो, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मांगते हैं, एक दो या फिर एक के मल्टीपल इसमें मांगते, मल्टीपल इंटीग्रल में हम मांगते हैं। ओके, तो वैसे ही चार्ज जो होता है, चार्ज हमेशा इस एक इलेक्ट्रॉन पर होने वाले चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होने वाला है। मतलब अगर समझ लो एक बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हुए तो उस पर जो होने वाला टोटल चार्ज है वो रहेगा 1.6 into 10 raised to -19 into 2। अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो मल्टीप्लाइड बाय 3। मतलब किसी भी बॉडी पर जो होने वाला चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर होने वाले चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होने वाला है। इस पर से एक आपको रिलेशन मिलता है, दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू E। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। Q मतलब टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर एंड E मींस द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर एक 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि अगर किसी बॉडी को 1 कूलोम इतना चार्ज करना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ट्रांसफर होने चाहिए। तो कितना करना है बॉडी को चार्ज? 1 कूलोम इतना, मतलब टोटल चार्ज होगा आपका 1 कूलोम। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ चार्जेस, कितने नंबर ऑफ चार्जेस वहां पर ट्रांसफर होंगे, मतलब N फाइंड आउट करना है। अभी E की वैल्यू यहीं पर हमने लिखी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा 1.6 into 10 raised to -19। ओके, तो N फाइंड आउट करना है तो ये इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to -19 इज इक्वल टू N। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको N की वैल्यू आती है, N इज इक्वल टू 6.25 into 10 raised to
10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होंगे तो उस टाइम पे बॉडी जो होगी वो 1 कूलम इतना चार्ज हो जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आप लेते हो तो उसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? समझ लो अपने पास में एक कोई सर्किट है। ओके, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है या फिर सेल लगा हुआ है। आप बोलोगे सर एक ही तो दिख रहा है, तो सेल, तो हाँ भाई सेल लगा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर है समझ लो ए पॉइंट और यहाँ पर है बी पॉइंट। ओके, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आपको चार्ज को लेकर जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? सो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अगर समझ लो यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज है तो इस Q अमाउंट ऑफ चार्ज को A से B में लेकर जाने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, सो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, चलो अभी इसका जो यूनिट आता है दैट इज इसका जो यूनिट आता है इट्स वोल्ट। ओके, वोल्ट एक साइंटिस्ट का भी नाम है। तो इसका जो यूनिट होता है वोल्ट होता है और वोल्ट मीटर में वोल्टेज को मेजर किया जाता है, इसको वोल्टेज भी कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, तो वोल्ट इसका एक ऐसा यूनिट होता है। कभी बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। ओके, 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट मतलब क्या? तो देखो, अगर समझ लो किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर 1 कूलम इतने चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए या फिर मूव कराने के लिए अगर आपको 1 जूल इतनी एनर्जी लग रही है या फिर 1 जूल इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। फिर से एक बार बोलता हूं, किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर समझ लो 1 कूलम इतने चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल इतना वर्क करना पड़ रहा है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रहेगा 1 वोल्ट इतना। ओके, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? तो हमने अभी तक पढ़ा होता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अभी 10th में आने के बाद में आपको एक नई डेफिनेशन मिलती है उसकी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका एक फॉर्मूला आपको मिलता है दैट I इज इक्वल्स टू Q बाय T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अभी इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। ओके, अब यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। अभी 1 एम्पियर मतलब क्या होता है? तो देखो यहां पर इसका यूनिट हो गया 1 एम्पियर। अभी चार्ज का यूनिट क्या है आपका? तो वो होता है 1 कूलम। ओके, फिर उसके बाद में आएगा कि टाइम का 1 सेकंड। तो इससे पे भी आप डिफाइन कर सकते हो 1 एम्पियर को, कि अगर समझ लो किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो वहां पर जो करंट की मैग्नीट्यूड होगी वो होगी 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासेस थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज द ओहम्स लॉ। ओके, ओहम्स लॉ आपके इस चैप्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रहेगा ही। और इस पे इसका जो स्टेटमेंट होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ, वो तो हर जगह पर यूज किया जा रहा है, जहां पर भी कुछ ना मिले वहां पर ओहम्स लॉ ही छापा गया है। ओके, तो इसको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ओहम्स लॉ क्या है? दैट इट इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। मतलब कोई एक सर्किट है, ओके, तो उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के अक्रॉस अप्लाइड होगा, ओके, उतना ही करंट या फिर उसके रिस्पेक्ट में ही करंट उससे फ्लो होगा।
मतलब क्या कि अगर यहाँ पर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उसके थ्रू पास होने वाला करंट भी बढ़ेगा, अगर आप वोल्टेज को कम करोगे तो करंट भी कम होने वाला, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक ये कंडीशन फॉलो होगी या फिर सेटिस्फाई होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका अफेक्ट करने वाला है, जिसके वजह से ये तब फॉलो नहीं होगी। सो विद इन दैट कंडीशन अगर हम VI ग्राफ को अगर शो करने की कोशिश करें तो वो जो VI ग्राफ आपको मिलने वाला है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, तो ये बात को भी नोटिस करना है। आपको काफी बार ऐसे ही पूछा जाता है, विद इन द सुटेबल कंडीशंस ऑफ ओहम्स लॉ ड्रॉ द VI ग्राफ ओके फॉर द कंडक्टर, तो आप ऐसा ग्राफ वहां पर दिखा सकते हो। ओके, यहां तक हो गया। अभी इस पर से आपको एक नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलता है, दैट इज V इज इक्वल टू I R। अभी यहाँ पर R क्या है? सो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस मतलब क्या कि किसी भी वायर की करंट को अपोज करने की एबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी, उसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। ओके, अभी ये जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओहम। ओके, इसका ये सिंबल आता है ओहम का, ओम ऐसे लिखेंगे। ओके, सो इट इज ओहम, सॉरी ओहम। सो दैट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी देखो, अलग अलग वायर्स अगर आप लेते हो तो अलग अलग वायर्स का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। मतलब अगर आप कंडक्टिंग वायर्स लेते हो तो कंडक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस ये कम होता है, वही अगर आप पुअर कंडक्टिंग वायर्स अगर लेते हो तो उनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। अगर हम अलॉयज की बात करें तो अलॉयज का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ओके, और वो टेम्परेचर के साथ में अफेक्ट भी नहीं होता है जैसे कि कंडक्टिंग वायर्स का होता है। मतलब समझ लो, अगर आप एक कॉपर वायर लेते हो तो कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हुए जाएगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ते हुए जाएगा, मतलब ज्यादा अफेक्ट होगा। वही अगर हम नाइक्रोम वायर की बात करें तो नाइक्रोम एक तरीके का अलॉय है, तो अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है या फिर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ में ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है, तो ये बात को याद रखना है। ओके, तो अभी समझ लो कोई एक स्पेसिफिक आपके पास में मटेरियल का कोई एक कंडक्टर है या एक वायर है। ओके, तो उसका जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है? तो देखो, पहला जो फैक्टर आता है, दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर वायर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, फिर मतलब अगर समझ लो वायर की लेंथ अगर समझ लो डबल होगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी डबल होने वाला है, अगर वायर की लेंथ हाफ होगी तो वहां पर रेजिस्टेंस भी हाफ होने वाला है। फिर दूसरा जो फैक्टर होता है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये समझ लो एक वायर है तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वाइस वर्सा। रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होने वाला है, तो ये बात को याद रखो। तीसरा एक जो फैक्टर होता है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है ओम्स लॉ की कंडीशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द वायर। टेम्परेचर ऑफ द वायर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चौथा फैक्टर जो होता है, दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो कितना कंडक्टिंग है या फिर कितना इंसुलेटिंग है, उस पर वो डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा है और उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड। अभी अगर हम ये पहले दो फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस पे से हमें एक रिलेशन मिलता है, दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ओके, अभी हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालना है और इधर इक्वालिटी का साइन डालना है। अभी प्रोपोर्शनलिटी और इक्वालिटी में मतलब क्या? प्रोपोर्शनल मतलब लगभग एक जैसे, और इक्वल मतलब एग्जैक्ट होना, बराबर। मतलब जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरा वेट जो है वो लगभग 100 के आसपास है, बराबर, लगभग मतलब पूरा 100 नहीं है लेकिन 100 के आसपास है, और इक्वल मतलब मेरा वेट 100 किलो है। ओके, तो ये फर्क होता है प्रोपोर्शनलिटी और इक्वालिटी में। तो इसको अगर हमें इक्वल करना है तो हमें इस वेक्टर को हमें किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो दोनों साइड्स आपके इक्वल हो जाए। तो यहां पर जो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करने वाले हैं, दैट इज द रो एल बाय ए। अब ये रो क्या आ गया भाई यहाँ पर? सो दैट रो इज नथिंग बट
the resistivity of the material, resistivity of the material। अब ये resistivity क्या है, पहले तो resistance हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें resistivity क्या आ गया। तो resistivity मतलब क्या है कि देखो, अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल का अगर 1 मीटर लेंथ वाली अगर आप एक वायर लेते हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, ओके, जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो ऐसा कंडक्टिंग वायर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको कहा जाएगा उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी। फिर से एक बार बोलता हूं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the wire of length 1 meter and a cross sectional area of 1 meter square is called as the resistivity of the material। okay, क्लियर है। तो इस पे बेस्ड आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ओके, यहां तक हमने जिन जिन चीजों को सीखा है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और उसके आगे फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके, क्लियर। चलो, तो पहला जो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है ये एक एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ है। अ स्टूडेंट प्लॉट्स वीआई ग्राफ्स फॉर द 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विद द रेजिस्टेंसेस R1, R1, R2 and R3। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द ग्राफ। तो इस ग्राफ पे से यहाँ पर कौन सी चीजें सही बताई गई है। तो देखो, एक वीआई ग्राफ दिया हुआ है, वीआई ग्राफ पर बेस्ड आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक सिंपल सी बात क्या याद रखना है कि वी की तरफ जो वायर झुकी हुई थी, जिस वायर का ग्राफ वी की तरफ झुका हुआ होता है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। अभी ऐसा क्यों? तो देखो, वीआई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा हमें देता है रेजिस्टेंस। ओके, और वीआई की तरफ मतलब सॉरी वोल्टेज की तरफ जो भी वायर का ग्राफ झुका हुआ होता है उसका स्लोप सबसे ज्यादा होता है। ये बात को याद रखना है। मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होने वाला है, तो इस R2 वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, इस R2 वायर का है। ओके, इसका हाई रेजिस्टेंस। ओके, और जैसे जैसे आप V से I की तरफ जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होते हुए जाएगा, मतलब करंट बढ़ते हुए जाने वाला है। मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस होगा R3 का और उसके थ्रू ही सबसे ज्यादा करंट पास होगा। इन दोनों के इंटरमीडिएट रहेगा रेजिस्टेंस R1 का। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका बराबर है? तो जैसे हमने बोला कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, R2 का, फिर किसका है, R1 का, और फिर किसका है, R3 का। मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये वाला। ओके, समझ में आया क्या भाई? कोई भी न्यूमेरिकल आए, अगर समझ लो 2 वायर्स का ही दिया हुआ है, सिर्फ ऐसा वी आई, यहाँ पर 2 वायर्स दिए, ये R1 ये R2। ओके, अभी अगर आपको पूछा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो मैंने क्या बोला, V की तरफ जिस वायर का स्लोप होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब उससे करंट कम फ्लो होगा। क्लियर है? और R2 का रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होगा, मतलब इससे ज्यादा करंट पास होगा। वी आई किधर भी दिए हुए हो, यहाँ पर आई वाई एक्सिस पर दिया हुआ था, वी एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर मैंने अल्टरनेट किए हुए। तो कुछ भी रहे, वी की तरफ जो वायर होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ये बात याद रखो। और बस वहां पर एक लाइन चिपका देने का कि द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस द रेजिस्टेंस, सो द रेजिस्टेंस ऑफ R1 or the slope of R1 is greater than slope of R2, that's why। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है। ओके, क्या है ओहम्स लॉ? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference across its end। okay, then define resistance। resistance क्या होता है? the ability of a conductor to oppose the electric current, उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज ओहम। ओके, What is the meant by 1 ohm resistance? 1 ohm of resistance मतलब क्या? तो देखो, अब हमारे पास में एक रिलेशन होता है, दैट इज V is equals to IR। इस पर से अगर हम रेजिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला बनेंगे, सो R is equals to V upon I। तो इसको अगर हम इन सबके अगर हम SI यूनिट्स को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 एम्पियर। अभी इस पर से 1 ओहम को कैसे आप डिफाइन करोगे? तो देखो,
अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर उस वायर से 1 एम्पियर ऑफ करंट पास हो रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 1 ओहम। इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कॉल्ड एज 1 ओहम। ओके, क्लियर है? मतलब अगर किसी वायर के अक्रॉस अगर आप 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर अगर उसमें से 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओहम। ओके, ड्रॉ वीआई ग्राफ फॉर ओहमिक कंडक्टर। वीआई ग्राफ फॉर ओहमिक कंडक्टर मतलब जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उसका ग्राफ रहेगा कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिखाना है, इधर V इधर I। ओके, फिर एंड लिस्ट द 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स। अभी 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स मतलब क्या है कि ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, एक फीचर उसका हो गया। दूसरा फीचर आपको ढूंढना है और उसको कमेंट में बताना है। ओके, देन नेक्स्ट, a cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A as resistance R. The area of cross section of another conductor of same material and same resistance but of length twice L is, मतलब आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक कोई कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है जब उसकी लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अगर हम सेम मटेरियल की अगर एक दूसरी कंडक्टिंग वायर लेते हैं जिसका लेंथ ट्वाइस L है और उसका कुछ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, फिर भी उसका रेजिस्टेंस अगर R मतलब सेम रहता है पहले वायर से, तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं। चलो, अगर हम गिवन वैल्यूज को अगर कंसीडर करते हैं, ओके, तो वहां पर हमें निकालते आएगा कि पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो पहले गिवन वैल्यू से हम निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर R इज इक्वल्स टू दैट इज रो L अपॉन कैपिटल A। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अभी दूसरे वायर जो है उसका रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं R डैश। ओके, तो उसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो सेम ही रहेगा, दैट इज रो। सो उसका लेंथ अभी है ट्वाइस L डिवाइडेड बाय A। अभी ये क्या है वही हमको फाइंड आउट करना है, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं A डैश। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अभी देखो, जैसे हमें बताया गया है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो दोनों वायर्स का सेम है, मतलब R और R डैश सेम है, तो हम इस पर से लिख सकते हैं दैट as R is equals to R dash, therefore rho L divided by A is equals to rho twice L divided by A dash। ओके, अभी यहाँ पर रो दोनों साइड सेम है, कट हो जाएगा, L दोनों साइड है, कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी बचता क्या है, सो A डैश यहाँ पर चला जाएगा, सो A डैश इज इक्वल्स टू ये 2 यहाँ पर बचा हुआ है 2A, तो मतलब आपकी A डैश की जो वैल्यू रहेगी वो ट्वाइस A रहेगी। यहाँ पर दिया गया है क्या ऑप्शन में, तो हाँ, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, लीस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। क्या होता है, 3 फैक्टर्स आते हैं आपके, 4 फैक्टर्स आते हैं। पहला लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, देन टेम्परेचर ऑफ द वायर और चौथा आता है नेचर ऑफ द वायर। देन राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला से हम उसका एसआई यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास में फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, व्हाट इट इज, सो इट इज R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। उस पर से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू R A बाय L। इस पर से अगर हम रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट फाइंड आउट करना चाहे तो R का एसआई यूनिट आपका हो जाता है क्या, दैट इज ओहम। A का आ जाता है आपका मीटर स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय मीटर, तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको रो का यूनिट मिलता है रो मीटर। ओके, सॉरी ओहम मीटर, दैट इज ओहम मीटर, दैट इज द एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। Okay, the resistance of a wire of 0.01 centimeter of radius is 10 ohm. If the resistivity of the wire is 50 into 10 to 8 ohm meter, find the length of this wire. Okay, अभी यहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं हम। ओके, तो देखो यहाँ पर गिवन है आपको रेडियस ऑफ द वायर। ओके, रेडियस ऑफ द वायर गिवन है, दैट इज R is equals to 0.01 सेंटीमीटर। अभी
देखो आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो उस टाइम पर हमेशा जो यूनिट्स होते हैं, मतलब हमेशा जो मैग्नीट्यूड्स होती है वो हमेशा एसआई यूनिट्स में ही लेनी है। जैसे लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, तो आपको ये जो मैग्नीट्यूड्स है मीटर में लेना है, तो इसको कन्वर्ट करो मीटर्स में। तो इसको हम कन्वर्ट करें 0.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स। ओके, अभी इसमें से एरिया क्या आएगा? सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं दैट पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या आ जाएगा? सो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू को एज इट इज रहने दो। ओके, अभी नेक्स्ट और क्या गिवन है? सो और रेजिस्टेंस गिवन है, व्हाट इट इज? इट्स 10 ओम। ओके, और क्या गिवन है? बस इतना ही। तो इस पर से हम फाइंड आउट करते हैं अभी उसकी लेंथ। तो हमारे पास में फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय A। ओके, तो L के लिए इसको फॉर्मुलेट करो। सो L इज इक्वल टू R A बाय रो। ओके, वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखो L इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है? 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁸ डिवाइडेड बाय यहां पर कितना दिया है मैग्नीट्यूड आपको रेजिस्टिविटी का? सो दैट इज 10 इंटू 10⁻⁸ ओके, सो 10⁻⁸ 10⁻⁸ गेट्स कैंसल। 10 को अगर हम 50 से करेंगे तो यहाँ पर आंसर आता है आपका 5। सो L इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। अगर ये आंसर को अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको लेंथ की वैल्यू मिलती है L इज इक्वल टू 0.62 मीटर्स। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। Calculate the resistivity of the material of the wire of length m 1 meter, radius 0.01 centimeter and resistance 20 ohms। ओके, फिर से सिमिलर ही है करके देखते हैं। इस टाइम रेजिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या क्या है पहले तो वो लिख लो। गिवन में क्या है आपका? रेजिस्टेंस रेडियस गिवन है, रेडियस इज 0.01 सेंटीमीटर दैट इज 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। फिर दूसरी वैल्यू क्या गिवन है? सो दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 20 ओहम्स। ओके, देन और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। ओके, चलो अभी इस पर से रेडियस हम मतलब एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया आपको लगे नहीं वाला है आगे, तो एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर। सो अभी नेक्स्ट अभी क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका आ जाएगा RA अपॉन L। ओके, सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R कितना है? 20 मल्टीप्लाइड बाय एरिया है 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻⁴ का हम डायरेक्ट ये निकाल लेते हैं 1 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है? 1। ओके, तो देखो सो डिवाइडेड बाय 1 है मतलब वो वैल्यू लिखी क्या नहीं लिखी आपकी सेम हो जाएगी। सो 20 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10⁻⁸। आंसर क्या आता है? जो आंसर आएगा उसको कमेंट में बताना है। इजी सा कैलकुलेशन है 20 टू 3.14। ओके, बताओ सब। हर बार मैं बोलता हूँ कि कमेंट्स में कुछ तो भी मेंशन करना है, कुछ तो भी आंसर लिखना है, कोई नहीं लिख रहा है तो ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, तो इससे आगे वाला जो आपका पॉइंट आता है दैट इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अभी ये रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन क्यों करते हैं? तो देखो एक डिजायर्ड वोल्टेज या फिर एक डिजायर्ड करंट को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे।
तो रेजिस्टेंसेस को दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। तो इसमें पहला जो टाइप मतलब पहला जो टेक्निक होती है रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करने की वो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सी होती है? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब अगर आप दो या फिर उससे ज्यादा रेजिस्टेंसेस को अगर आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हो तो उसको कहा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर किसी भी दो या फिर उससे ज्यादा रेजिस्टेंसेस को अगर आप किसी दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में लगाते हो, सेम दो पॉइंट्स के बीच में लगाते हो तो उसको कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर दो रेजिस्टेंसेस है उसको आपने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। और समझ लो यहाँ पर एक कोई सर्किट आपके पास में गिवन है, ओके, और इसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस को अप्लाई करते हो तो इसको बोला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी इन दोनों में फर्क क्या होता है और क्या क्या चीजें सेम होती है और क्या क्या चीजें डिफरेंस होती है, इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन और यहाँ पर लिख देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करो तो अगर दो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ये R1 और R2, यहाँ पर ये R1 और ये R2, ओके, तो अगर कोई दो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस जो करंट होगा, उन दोनों के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, करंट इज सेम। मतलब उन दोनों के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, उनके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड है तो इन दोनों के अक्रॉस जो करंट रहने वाला है वो करंट हमेशा डिफरेंट रहेगा। करंट विल बी डिफरेंट, करंट हमेशा अलग अलग रहने वाला है। ओके, फिर दूसरा, अभी देखो दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा और इन दोनों की जो समीशन रहेगी दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। मतलब क्या? तो अगर समझ लो इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो इस सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल रहेगा तो वो रहेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, ये बात को खास ख्याल रखना है। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा दैट वोल्टेज इज डिफरेंट। ओके, और अगर वही समझ लो अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो उन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहने वाला है वो सेम ही रहता है। मतलब कोई भी दो रेजिस्टेंस हो या तीन रेजिस्टेंस हो, वो अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो वोल्टेज रहता है दैट वोल्टेज विल बी, वोल्टेज इज सेम, विल बी सेम। आप कुछ ओके, क्लियर है? ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। ओके, तो यहां तक तो हमारा एक वीडियो होता है। मानता हूं कि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो चुका है। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे इसको हम आगे के वीडियो में शूट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।